Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Simple Harmonic Motion. इस चैप्टर के ऊपर हम हायर लेवल के MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 5 MCQs सॉल्व करेंगे जो कि JEE या नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। So without wasting time, let us start one by one. First question. A brass cube of side A and density sigma is floating in mercury of density rho. If the cube is displaced a bit vertically, it executes simple harmonic motion. Its time period will be. ओके सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा उसके टाइम पीरियड का। तो सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है वो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। द सिचुएशन इज लाइक दिस वन। सो यहाँ पे लिक्विड है, मान के चलिए दिस इज दैट लिक्विड। जो भी लिक्विड दिया है इट्स अ मर्क्यूरी। ओके, यहाँ पे मर्क्यूरी दिया है जिसकी डेंसिटी है रो। अब इसमें यहाँ पे एक क्यूब इंट्रोड्यूस किया गया, सो उस क्यूब को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दैट क्यूब इज लाइक दिस वन। इमेजिन दैट दिस इज अ क्यूब। ओके, ये क्यूब है। इस क्यूब का जो भी साइड है, दिस साइड इज गिवन विच इज इक्वल्स टू ए। इस ब्रास का जो भी क्यूब है उसका डेंसिटी दिया है विच इज इक्वल्स टू सिग्मा। ओके, और जिसमें ये इमर्ज किया है उसकी डेंसिटी है रो और वो चीज है मर्क्यूरी। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिया है। तो अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। फॉर दैट सबसे पहले यहाँ पे उस ब्रास का जो क्यूब है उसका मास कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो मास ऑफ दैट ब्रास इज इक्वल्स टू, वो क्यूब के फॉर्म में है, भले ही आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा होगा लेकिन वो क्यूब के फॉर्म में है। ओके, अब यहाँ पे क्यूब का पूरा वॉल्यूम कितना होगा, जिसका साइड ये है तो ए क्यूब ये उसका वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी। सो डेंसिटी है सिग्मा। सो मास ऑफ दैट ब्रास क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू सिग्मा। ये होगा उसका मास। अब उसका वेट कितना होगा? सो वेट ऑफ दैट क्यूब इज इक्वल्स टू ए मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो ए क्यूब सिग्मा जी, दिस इज द वेट ऑफ द क्यूब। अब इस वेट के कारण, क्योंकि उस क्यूब के ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, उस ग्रेविटी के कारण, उसके मास के कारण वहां पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा जिसको हम वेट कहेंगे। अब ये जो भी वेट है ये डाउनवर्ड एक्शन में होगा और वो कहाँ पे आना चाहेगा? नीचे आना चाहेगा। लेकिन नीचे कहाँ तक आएगा? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिक्विड है इस लिक्विड की डेंसिटी उस क्यूब की डेंसिटी से ज्यादा है। मीन्स यहाँ पे रो जो भी होगा, ओके, सो दिस रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ब्रास। सो देयरफॉर इसकी वजह से ये पूरा अंदर डीप नहीं करेगा, ये कुछ हद तक यहाँ पे अंदर इमर्ज करेगा। अब मान के चलेंगे कि ये जो भी इमर्ज कर रहा है, सो एच इतना हाइट तक इमर्ज किया है इसने। ओके, एच इतना हाइट तक या डेप्थ तक उसने इमर्ज किया है। अब ऐसे कंडीशन में उसके वेट के कारण वो नीचे जाना चाहता है, लेकिन मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो कुछ हद तक इसको इमर्ज कर लेगा। ओके, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये रुक जाएगा। सो ऐसा इमेजिन करते हैं कि एच इतने हाइट तक वो इमर्ज हो चुका है, तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये हम लिख सकते हैं। सो दिस वेट दैट इज अ ए क्यूब सिग्मा इंटू जी should be equals to h a स्क्वायर, क्योंकि जो लोअर सरफेस होगा उसका स्क्वायर हम कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रो इनटू जी। ओके, सो दिस इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। इतना वेट है उस इसका, तो इतना वो इमर्ज हो चुका है एच इतने हाइट तक, तो इतना ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे इक्वल हो गया। ए क्यूब सिग्मा जी इज इक्वल टू ए
स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी ए स्क्वायर एच रो जी। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है। ओके, तो फिलहाल वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा, अगर पानी में हम कोई मग अगर इंसर्ट कर लेते हैं तो मग पूरा इमर्ज नहीं होता, वो कुछ हद तक इमर्ज होता है। ओके, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगा। ओके, उसकी वजह से अब उस केस में जो भी इमर्ज हो रहा है, ओके, वो मग, तो कुछ सर्टन डेप्थ तक वो इमर्ज होगा, बाकी बचा हुआ ऊपर रहेगा। अगर ऐसे कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे मिल गया हमें, अगर ऐसे कंडीशन में मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसके ऊपर फोर्स अगर अप्लाई करता हूं तो डेफिनेटली ये और डेप्थ में जाएगा। ओके, जैसे जैसे ये डेप्थ में जा रहा है, तो एक फोर्स की वजह से हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसको और थोड़ा अंदर लेके आ रहे अप टू दिस पॉइंट। ओके, कितना ज्यादा अंदर लेके आए हमने, सो मान के चलते कि y इतना उसका डिस्प्लेसमेंट किया ऊपर से बाय अप्लाइंग फोर्स, सो y इतना एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, तो ये लिक्विड उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। सो दैट रिस्टोरिंग फोर्स जो भी एग्जर्ट करेगा ये लिक्विड उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, सो दैट रिस्टोरिंग फोर्स उसको हम एफ सफिक्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल्स टू, कितना होगा, हम कितना डिस्प्लेसमेंट उसका कर रहे हैं, वाई इतना डिस्प्लेसमेंट क्यूब का कर रहे हैं, सो ए स्क्वेयर वाई इंटू रो इंटू जी। सो इतना बाइंड फोर्स ये लिक्विड उस क्यूब के ऊपर एज अ रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा। क्लियर है? ओके, अब जैसे हमने फोर्स अप्लाई करके इसको इमर्ज किया है, वाई इतना डिस्प्लेसमेंट इसका करवाया है हमने क्यूब का, तो अगर हम उस फोर्स को छोड़ देते हैं, क्या होगा, उस रिस्टोरिंग के फोर्स के कारण ये पूरा इनिशियल पोजीशन पे आना चाहेगा, लेकिन जैसे वो नीचे से ऊपर आ रहा है वो इनिशियल पोजीशन तक आएगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया और थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उसके वेट के कारण और नीचे आना चाहेगा। सो इन दिस वे इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो वहां पे उस क्यूब का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसका टाइम पीरियड होगा, तो उसका ही टाइम पीरियड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमें मिल गया, ये रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। सो इस रिस्टोरिंग फोर्स को मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस ए स्क्वायर रो जी इंटू वाई, क्योंकि y इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जो SHM का है, तो SHM में जो भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, where F is a restoring force, K is a displacement and K is a constant, force constant. Okay, so जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे K की वैल्यू मिलेगा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रो जी। तो ये K की वैल्यू में मिल चुका है, दिस इज द फोर्स कांस्टेंट। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, सो व्हाट इज दैट वन, सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। व्हाट इज m, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज ऑसिलेटिंग, k इज अ फोर्स कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज पता है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है उसका मास पता है, दैट मास इज इक्वल टू दिस वन, सो a क्यूब सिग्मा अपॉन k की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट किया, इट्स अ ए स्क्वायर रो इंटू जी। ओके, ए स्क्वायर गेट कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल होने के बाद टोटल टाइम पीरियड जो भी आएगा, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक ए बचेगा, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन रो इंटू जी, वेर रो इज द डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दैट क्यूब। ओके, सो टाइम पीरियड जो भी आ रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा ए अपॉन रो जी। ऑप्शन अब कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, बहुत इजी था। अब ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको डबल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ डेंसिटीज दिए है दोनों की, उस क्यूब का और लिक्विड का, ओके, और उस क्यूब का डायमेंशन पता है, तो आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके टाइम पीरियड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A 15-gram ball is shot from spring gun, whose spring has a force constant of 600 Newton per meter. The spring is compressed by 5 centimeter. The greatest possible horizontal range of the ball for this compression is, ओके शूट कर रहे हैं हम, लेकिन जनरली यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ओके उस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया गया, जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया गया और उसके सामने एक बॉल लग दिया जिसका मास है 15 ग्राम, और जैसे उस कॉम्प्रेस को हम रिलीज करेंगे, जब वो कॉम्प्रेस था तो उस वक्त उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, ओके जब हम उसको रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली वो बॉल को एक एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे जाना चाहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में उन्होंने हमें क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तब होता है जब प्रोजेक्शन का डायरेक्शन, ओके अगर ये ग्राउंड सरफेस है, अगर प्रोजेक्शन का डायरेक्शन हम 45 डिग्री रखते हैं तो सो हमें उस केस में ये जो भी रेंज मिलेगा, जो भी रेंज मिल रहा है यहां से लेके यहां तक का, सो दिस इज अ मैक्सिमम रेंज, जिसको हम आर मैक्स कहेंगे। तो आर मैक्स का फॉर्मूला में पता है, हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था, उसमें आर मैक्स का फॉर्मूला में पता है। सो आर मैक्स इज इक्वल्स टू u square upon g, where u is the initial velocity of that projectile, okay अब वो इनिशियल वेलोसिटी कितना मिल रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज अ हाफ k into x square, that is the potential energy is equals to the kinetic energy, so half m u square, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम u कंसिडर करते हैं, सो हाफ ऑफ गेट कैंसल, ओके मुझे u स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर, सो u स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, सो ये इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो आर मैक्स की वैल्यू कितना होगा, सो आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी था, तो यू स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो के एक्स स्क्वायर अपॉन एम, और ये जी, ये होगा यू स्क्वायर की वैल्यू अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, ओके अब के की वैल्यू हमें दिया है विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर, एक्स की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर है। अगर इस फॉर्मूले में हमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एम मास दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी दिया है, तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो के की वैल्यू कितना है 600 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 अपॉन मास कितना है 15 ग्राम दिया है, तो 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू है 10, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 10⁻² हो जाएगा, ओके 10⁻² का अगर हम ऊपर लाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 600 में से 100 मल्टीप्लाइड बाई ये करते हैं तो 5 हो जाएगा, मीन 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, okay so this is equals to 25 multiplied by 6 150 divided by 15 which is equals to 10, so ये रेंज है मैक्सिमम रेंज जिसकी वैल्यू मिल चुका है हमें 10 मीटर, सो ऑप्शन 10 मीटर है क्या वो हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, 10 मीटर, बहुत इजी था, ओके सो यहाँ पे इस केस में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया है, और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो भी मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर अपॉन जी वो हमने यूज किया है। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिंपल पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 5 meter and 20 meter respectively are given a small linear displacement in one direction at the same time, okay they will again be in a phase when the pendulum of shorter length has completed
डैश 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 ऑसिलेशन। ओके, सो यहाँ पे देखिए दो पेंडुलम हम इमेजिन करेंगे। मान के चलिए कि ये रिजिड सपोर्ट है। ओके, तो फर्स्ट पेंडुलम जो भी है, दिस इज द फर्स्ट पेंडुलम, जिसका लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाजू में थोड़ा यानी इस साइड में और एक पेंडुलम हम इमेजिन करेंगे जिसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ओके, सो ये शॉर्टर पेंडुलम है, ये लॉन्गर पेंडुलम है। अब जैसे हम इन दोनों को साइड में लाएंगे, ओके, दोनों को साइड में लाएंगे, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा फास्ट ऑसिलेट होगा, ये थोड़ा स्लो ऑसिलेट होगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो भी टाइम पीरियड होता है, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड अगर ज्यादा है इसका मतलब है वो स्लो ऑसिलेट करेगा, क्योंकि टाइम उसको एक ऑसिलेशन के ज्यादा लग रहा है। जिसका लेंथ कम है उसका टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगा, वो फास्ट ऑसिलेट होगा। ओके, क्योंकि टी की वैल्यू कम आ रहा है, एक ऑसिलेशन के लिए कम टाइम लग रहा है। अब यहां पे जैसे इनको एक साइड में लाके छोड़ दिया, ये दोनों ऑसिलेट होंगे। अब इनका कहना है कि जो भी दे विल अगेन इन फेज व्हेन द पेंडुलम ऑफ द शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड। तो वो दोनों सेम फेज में कब आएंगे? ओके, तो मान के चलिए कि टी इतने टाइम में वो दोनों के दोनों सेम फेज में आ रहे हैं। ओके, अब टी इतना टाइम जब ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, तो टी इतना टाइम कब होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे मान के चलिए कि शॉर्टर जो पेंडुलम है उसके एन एस इतने ऑसिलेशन हो चुके हैं और उसका टाइम पीरियड है टी एस। और लॉन्गर का जो भी है उसके एन एल इतने ऑसिलेशन हो चुके हैं और टाइम पीरियड जो भी है टी एल। ओके, सो यहाँ पे हमें ऑसिलेशंस का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एन एस को एज इट इज रखते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ का टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। एल की वैल्यू है 5 अपॉन जी, विच इज इक्वल टू एन एल, ओके, अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन जी। ओके, तो इसमें से क्या कैंसिल होगा? तो इसमें से 2 पाई गेट कैंसिल, जी गेट कैंसिल, दोनों स्क्वायर रूट में है। क्या बचा है? तो यहाँ पे बच गया है एन एस रूट 5 इज इक्वल टू एन एल रूट 20। सो देयरफॉर एन एस इज इक्वल टू एन एल अपॉन 20 अपॉन 5। तो एन एस इज इक्वल टू 20 upon 5, 4, root of 4 is equal to 2, so therefore 2 into NL। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ डिस्क ऑफ R and mass M is pivoted at the rim and is set for smaller oscillations। ओके, सो यहाँ पे एक डिस्क लिया, जो सीडी होता है ना, डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ओके, उसको एक एंड पे यहाँ पे पायलट किया और उसको ऑसिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। इफ द सिंपल पेंडुलम हैज टू हैव द सेम पीरियड एज दैट ऑफ द डिस्क, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम शुड बी, ओके, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम शुड बी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द डिस्क कितना होगा, वो हमें यहाँ पे पूछा है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन को देखिए, यहाँ पे हम एक डिस्क कंसिडर करते हैं। ओके, सो ये डिस्क हमने कंसिडर किया है यहाँ पे। अब इस डिस्क को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उसको सस्पेंड कर रहे हैं, लटका दिया उसको। लटका देने के बाद उसको ऑसिलेट कर रहे हैं। ये पूरा डिस्क है। इस डिस्क का रेडियस कितना दिया है? द रेडियस इज इक्वल टू आर एंड मास इज इक्वल टू एम। ओके, एम इज द मास ऑफ द डिस्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब इसको जैसे ही हम ऑसिलेट करेंगे तो ये ऑसिलेट होगा। किसी भी चीज को अगर हम कहीं लटका देते हैं, अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, ओके, वो ऑसिलेट होगा। अब कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम अगर ऑसिलेट करते हैं, व्हाटएवर इट्स शेप, तो उस टाइप के ऑसिलेशन
जो भी होगा, उस टाइप के पेंडुलम जो भी होगा, उसको हम कहेंगे फिजिकल पेंडुलम। ओके, अब फिजिकल पेंडुलम अगर हम कंसिडर करते हैं तो फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो भी होता है, जो कि हमने थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी किया था, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन सॉरी अंडर रूट ऑफ आई पी अपॉन एम इंटू डी इंटू जी। अब एक एक चीज को इसको समझते हैं। अगर यहाँ पे डिस्क के अलावा आपने रिंग लिया है या स्केल लिया है, दैट इज अ रॉड, तो सभी के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा किसी भी टाइप के फिजिकल पेंडुलम को। अब इस फॉर्मूले में जो भी पैरामीटर्स आए हैं उनको वन बाय वन यहाँ पे हम समझते हैं। व्हाट इज आईपी? आईपी इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट फिजिकल पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मैं रिपीट करता हूं, आईपी इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट फिजिकल पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे सस्पेंड किया हमने। ओके, सो अबाउट दिस एक्सिस, ये जब रोटेट होगा तो इस फिजिकल पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, m is a mass of the disk, d is a distance between point of suspension and center of object, center of mass of that object. ओके, अब यहाँ पे इस केस में ये जो डिस्क हमने लिया है इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है। सो सेंटर से लेके यानी दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इन दोनों में का डिस्टेंस जो भी होगा दैट इज इक्वल टू डी, और इस केस में दिस शुड बी इक्वल टू आर। ओके, सो डी की वैल्यू यहाँ पे आर आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट एन पॉइंट पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, कितना होता है? सो इट इज इक्वल टू, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर यानी एम एच स्क्वायर। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का, इट इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आईपी फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आईपी की वैल्यू कितना होगा 3/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम, डी की वैल्यू है आर इंटू जी। सो जब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद फाइनल इक्वेशन जो भी आएगा 2 पाई, यहाँ पे एम एम गेट कैंसिल, एक आर कैंसिल होगा, ऊपर सिर्फ आर बचेगा। सो अंडर रूट ऑफ 3r अपॉन ट्वाइस जी। दिस इज अ टाइम पीरियड of that physical pendulum which is in the form of disk. okay, so ये फॉर्मूला मेनली, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर एक बार ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी फिजिकल पेंडुलम का मोमेंट ऑफ सॉरी टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम ऑफ दैट ऑसिलेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो भी है, अब इसको अगर हम सिंपल लेंथ से, सिंपल पेंडुलम से अगर कंपेयर करते हैं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब एल को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एल की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, सो 3/2 आर। सो ये वैल्यू आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। अब मान के चलिए ये तो हमने डिस्क कंसिडर किया, इंस्टेंट ऑफ डिस्क अगर सिंपल रिंग लेते, ओके, अगर रिंग लेते हम, सिर्फ रिंग पे मास सिर्फ रिंग पे होता है, रिंग में, ओके, रिंग लेते तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट दिस पॉइंट, सो यहाँ पे इट शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 एम आर स्क्वायर। अगर 2 एम आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सो क्या बचेगा यहाँ पे, सो एल की वैल्यू फॉर रिंग इट्स इक्वल टू 2r आ जाएगा। दिस इज फॉर द रिंग एंड दिस इज फॉर द डिस्क। ओके, सो इस क्वेश्चन में डिस्क दिया है तो सही आंसर जो भी है ऑप्शन बी 3/2 आर। इसी तरह आप एक स्केल भी ले सकते हो या रॉड भी ले सकते हो। अगर हम रॉड लेते हैं कोई भी लाइक दिस वन, रॉड लेते हैं जिसका लेंथ है एल, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये आ जाएगा।
तो सेंटर ऑफ मास से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस डी की वैल्यू कितना आ जाएंगे उस केस में L/2 आएगा। ओके, सेकेंडली यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, which is equals to moment of inertia of rod about an axis passing through its one end. It is equals to mr square by 3. तो ये IP की वैल्यू होगा, ये D की वैल्यू होगा, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको T मिल जाएगा उस रॉड के लिए। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के फिजिकल पेंडुलम को सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली JEE में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यहाँ पे एक रिंग दिया है, ओके, सो दिस इज द रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे एक रिंग दिया है लाइक दिस वन, उसके बाद एक रॉड दिया है, उसके बाद एक रिंग दिया है। ओके, अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फाइंड आउट करना है। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट, इन तीनों का फाइंड आउट कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे आ रहा है, सो ये आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा जो भी होगा। सो इस तरीके से किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दे सकते हैं, स्पेशली फॉर JEE, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ व्हीकल which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, सो सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। एक सरफेस, ये इंक्लाइन सरफेस है। ओके, सो यहाँ पे एक व्हीकल है, मान के चलिए कि वो व्हीकल कुछ इस तरीके का है। सो इस व्हीकल में ओके, ये जो व्हीकल आ रहा है विदाउट एनी फ्रिक्शन नीचे आ रहा है। ओके, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और यहाँ पे हमारा पेंडुलम है, यहाँ पे पेंडुलम है। अब पेंडुलम जो भी होगा इट इज लाइक दिस वन। ओके, अब इस पेंडुलम का मास अगर हम m लेते हैं तो जो भी फोर्सेस है उन फोर्सेस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस साइड कौन सा फोर्स एक्ट होगा, दिस इज इक्वल टू mg। इस साइड कौन सा फोर्स एक्ट होगा, इट इज इक्वल टू mg साइन ऑफ अल्फा। इस साइड कौन सा फोर्स एक्ट होगा, दिस इज इक्वल टू mg कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि ये एंगल कितना आता है, अल्फा आता है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आएगा। ओके, अब यहाँ पे इस केस में देखिए कि इन्होंने क्या कहा है, तो जो भी व्हीकल है वो इंक्लाइन नीचे आ रहा है। अगर व्हीकल नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली उस पेंडुलम के ऊपर एक शूडो फोर्स एक्ट होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इस डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स एक्ट होगा। सो वो शूडो फोर्स कितना होना चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इट शुड बी इक्वल टू mg साइन ऑफ अल्फा। ओके, अब इस पेंडुलम के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में ड्यू टू वेट, नीचे के डायरेक्शन में mg साइन अल्फा इतना फोर्स एक्ट हो रहा है इस वेट का कंपोनेंट, और एक शूडो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है mg साइन अल्फा ड्यू टू द मोशन ऑफ द व्हीकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो भी एक्सेलरेशन बचा है, इस mg का एक कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो चुका है, सिर्फ एक बचा है, दैट इज इक्वल टू mg cos अल्फा। तो इस केस में इस पेंडुलम के ऊपर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो दैट इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ g cos अल्फा। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए अब टाइम पीरियड जनरल फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन g। लेकिन इस केस में इफेक्टिव जो भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज अ g cos अल्फा। सो फॉर दिस केस तो t का जो भी वैल्यू होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन g cos अल्फा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। यहाँ पे लेंथ कैपिटल L लिया हमने, स्मॉल l लिया। ओके, सो ये सही आंसर है। यहाँ पे शूडो फोर्स ये कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहा है। ओके, अब व्हीकल अगर स्टेबल होता, वो व्हीकल अगर मोशन में नहीं होता, इंक्लाइन सरफेस पे वो रेस्ट पे होता, तो उस वक्त सिचुएशन क्या होता, ये आपको कमेंट में देना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs वहाँ पे PDF के फॉर्म में मिलते रहेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।